स्वागत है आप सभी का केवी स्टूडियो में। केवी स्टूडियो में आपने देखा कि एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं और यहाँ पे चाहे कवि हो, सिंगर हो या डांसर हो या कोई भी टैलेंट हो, हमारा केवी स्टूडियो है एक अलग ही प्लेटफॉर्म बना है हमारे बेगूसराय के सभी दर्शकों के लिए। तो यहाँ पे अगर आप में भी हो टैलेंट तो हमारे स्टेज के माध्यम से केवी स्टूडियो आपको मौका देता है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप परफॉर्म करने का। तो आज इस कड़ी में, आज कवि सम्मेलन कड़ी में हमारे बीच आए हैं एक ऐसे शख्सियत जो पेशे से स्टूडेंट है और साथ में पत्रिका भी करते हैं, जो बरौनी के रहने वाले। तो चलिए आज सुनते हैं उनसे उनकी कहानी। तो इससे पहले मैं कुमार सानू आप सभी का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का कवि सम्मेलन में। और इस कवि सम्मेलन के मोड़ में हमारे बेगूसराय के कई कवियों ने इस सम्मेलन में मिला और यहाँ पे एक से बढ़कर एक लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा है और सभी बेगूसराय में टैलेंट की कमी नहीं है और उस टैलेंट को दिखाता है हमारा केवी स्टूडियो। इसका नाम है केवी स्टूडियो। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बेगूसराय के रहने वाले हैं और वो भी कवि के लाइन में बहुत ही मशहूर है। तो चलिए आज उनको हम बुलाते हैं अपने शो पे। तो नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितांशु हुआ। मैं बरौनी का रहने वाला हूँ बेगूसराय। जितांशु जी आप क्या करते हैं? पेशे से आप क्या हैं? पेशे से अभी छात्र हैं, साथ ही साइड से क्योंकि फाइनेंशियल वीकनेस के कारण, आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षक भी हैं, हम पढ़ाते हैं। बरौनी में ही मेरे घर पे दिनकर क्लासेस एक चलता है, उस पर हम डायरेक्टर हैं। और दिनकर क्लासेस? जी, दिनकर क्लासेस नाम से चलता है और हम होम ट्यूशन में पढ़ाते हैं और साथ में तूफान एक्सप्रेस बिहार न्यूज के हम रिपोर्टर भी। तूफान एक्सप्रेस, हाँ मैंने सुना है तूफान एक्सप्रेस के बारे में। वो कब खुला था तूफान एक्सप्रेस? तूफान एक्सप्रेस को करीब 1 साल हो गया है और हम उससे करीब सितंबर में इस साल में सितंबर में हम उससे जुड़े। हमारे जयमंगला वाहिनी के कोषाध्यक्ष वो उसको चलाते हैं और चूँकि जयमंगला वाहिनी का मैं प्रखंड संयोजक भी हूँ, तेघड़ा प्रखंड संयोजक हूँ, तो इस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे ये प्रस्ताव दिया कि आप यह काम करना चाहेंगे। तो मुझे कुछ भी नया काम करने में मतलब मज़ा आता है, मतलब दिलचस्पी के साथ हम उस काम को करना चाहते हैं। तो मैंने उस काम को शुरू किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रिपोर्टिंग क्योंकि यह एक जिम्मेदारी है पत्रकारिता, तो जिम्मेदारी को जहाँ तक हो सका मैं निष्पक्ष तरीके से निभाया और अभी भी। मैंने सुना है जो तूफान एक्सप्रेस है वो बेगूसराय की तमाम खबरें, और मैंने आपको देखा भी है वहाँ पे तूफान एक्सप्रेस में कि आप अपना वहाँ प्रसारण कर रहे थे। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप फाइनेंशियली थोड़ा वीकनेस के कारण आपने स्टूडेंट्स के साथ साथ आप यहाँ पे रोजगार भी चले। बहुत अच्छी बात है, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है तो आप खुद रोजगार। आपने वाहिनी की बात कही, कौन सी? जयमंगला वाहिनी। उनका क्या काम है? जयमंगला वाहिनी एक सामाजिक संगठन है जिसका मूल उद्देश्य है हमारी विरासत, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका जो मूल बिछड़ता जा रहा है उसको पकड़ के रखना, उसको वापस लौटाना। जिसमें जयमंगला वाहिनी बेगूसराय में अभी मुख्य रक्तदान का जो भी रक्त की जरूरत किन्हीं को होती है तो सबसे पहले लोग जयमंगला वाहिनी को याद करते हैं। वाहिनी अभी तक में लगभग 600 से अधिक रक्तदान करवा चुकी है बेगूसराय में लगभग 2 साल में। जयमंगला वाहिनी का और भी बहुत सारा कार्यक्रम है, जैसे साप्ताहिक मंदिर अभियान है, नारी को सम्मान देना है, नारी शिक्षा को बढ़ाना है और जो बेटियां जो होती हैं उनको गोद लेने का भी काम है, बुक बैंक है, बहुत तरह के सामाजिक काम है, सामाजिक संगठन है। सामाजिकता में अभी ठंड का समय है तो हम लोग कपड़ा कलेक्ट करते हैं, पुराना नया जो भी मिलता है। आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, करीब बहुत विशाल टीम है। कुल मिला के लगभग 37-38 पदाधिकारी हैं और बाकी 1000 के प्लस हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये आपकी जो पहल है, आप जिससे जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से भी आप लगता है जुड़े हुए हैं। जी जी। तो आप ये बताइए कि आप कवि लाइन में कैसे आए? बचपन से ही, क्योंकि ये तो बड़े में बड़ी बात होगी, लेकिन मैं मेधावी छात्र रहा अपने स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन जैसे ही जब न्यू सेशन आता था, न्यू सेशन की कोई भी किताब आती थी नए क्लास की, तो सबसे पहले हिंदी की किताब को पूरा पढ़ते थे, जो रुचि थी हमारी हिंदी पढ़ने में। तो अधिकतर सभी कविताएं हमको कंठस्थ होती थी। क्लास 8 की कविताएं जब हम, अभी तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं,
क्लास 8 की लगभग उसमें 7-8 कविताएं थी बिहार सरकार की उस बुक में। तो हम लोग को 7 से 8 कविताएं उस समय याद होती थी और वो भी पहले 10 दिन में याद हो जाती। बहुत मुश्किल होता था वो स्कूल का दिन, याद आता है जब कविताएं पढ़ने को, जब टीचर बोलते थे पढ़ने को कि कविता पढ़ो, तो बहुत से मतलब बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन वही कवि लाइन आगे जाके आज के ज़माने में कविता लोग शायरी करने लगे हैं। ये आजकल क्रेज बच गया है पोएट्री और शायरी का। हिंदी कविता का ये स्वर्णिम काल चल रहा है अभी। हिंदी कविता अब जनमानस तक भी पहुंच गई है। अब सिर्फ उन चुनिंदे पढ़े लिखे लोगों तक यह कविता सीमित नहीं है। अब वो लोग भी सुनते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला, जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न तबका है, वह भी कविता को बड़े ही चाव से सुनता और समझता भी है। तो कविता अब यहाँ की रग रग में है। तो आप कभी सम्मेलन वगैरह में जाते हैं? कई बार, अब तो शायद अब गिनती भी नहीं करते हैं। पहले एक समय था जब आज से करीब 1 साल 1.5 साल पहले तो कभी महीने में 1, 6 महीने में 1 मिलता था। अब तो यह सिलसिला जब से राष्ट्रीय कवि संगम से जुड़े हम, हमारे गुरुदेव हैं ब्रज बिहारी मिश्रा सर, उनके सानिध्य में हम सबसे पहले अपने मंच पर कविता पाठ किए थे। और उसके बाद से जो यह सिलसिला शुरू हुआ, पिछले साल पुण्यतिथि थी गोपाल दास नीरज जी की। पुण्यतिथि नहीं कहेंगे, 1 मंथ उनके तिथि का हुआ था पुण्य। तो उसी में हमको पहली बार मंच से कुछ पढ़ने का मौका मिला था। हमने 4 लाइन का मुक्तक पढ़ा था कि देश मेरा समस्याओं से जूझ रहा है, क्या बोलूं क्या लिखूं कुछ ना सूझ रहा है। देश मेरा समस्याओं से जूझ रहा है, क्या बोलूं क्या लिखूं कुछ ना सूझ रहा है। सोचा लिख दूं बेरोजगारी और भुखमरी पर, सोचा लिख दूं बेरोजगारी और भुखमरी पर मेरा देश तो मजहब की समस्या से। तो मैंने पहले स्टेज से यही 4 लाइनें पढ़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे यह कारवां बढ़ता गया और हम आज अधिकतर जिले में, हम पटना में भी 3 बार पढ़ चुके हैं। इस बार भी बुलाया गया था, गांधी मैदान में एक छोटा सा गोष्ठी हुआ था, उसमें बुलाया गया था, लेकिन हम आउट ऑफ टाउन थे इसीलिए वहाँ जा नहीं पाए। तो अब है कि बहुत सारे लोग जानते हैं तो बुलाते हैं। बहुत आपने जो लाइनें कहीं मतलब बेरोजगारी पे कहा, जो स्टूडेंट का लाइफ जो होता है, जो आजकल बेरोजगार लोग हैं, उस पर आपने कहा। तो 1-2 कविताएं और हम अपने सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए, मूलतः श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हैं और कविता का मेरे लिए उद्भव भी श्रृंगार रस से ही हुआ है। तो एक 4 लाइन की एक रचना है हमारी श्रृंगार रस की, वो सुनाते हैं। ये मेरा गीत जो सुन लो तो मुझसे प्यार हो जाए। वाह वाह वाह। ये मेरा गीत जो सुन लो तो मुझसे प्यार हो जाए। तेरी तन्हाइयाँ मिटाकर तुझे आबाद कर जाए। तेरे चेहरे की मायूसी मिट जाए यूं ऐसे। तेरे चेहरे की मायूसी मिट जाए यूं ऐसे कि तेरे रोम रोम में अब मेरा ही नाम हो जाए। वाह वाह वाह। ये तो कुमार विश्वास की जो आवाज है, मुझे लग रहा है वो कुमार विश्वास का आपने ट्यून। कुमार विश्वास चूंकि अभी की जो कविता की शैली हो चुकी है उसमें कुमार विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। युवाओं तक इस हिंदी कविता को लाने में उनका बहुत योगदान है। हमको कुमार विश्वास, मनोज मुंतशिर इस तरह के लेखक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं कुमार विश्वास की 2-2 पुस्तकें मेरे पास हैं, जिसको मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। एक रचना कई बार पढ़ चुका हूँ, कई तो कंठस्थ भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि आप काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस कवि लाइन में। अभी विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं। विद्यार्थी के साथ साथ आप तूफान एक्सप्रेस जो आपने बताया उसके आप पत्रकार भी हैं। मुझे अभी पता चला कि आप तूफान एक्सप्रेस में भी काम करते हैं। तो चलिए, बहुत आप में टैलेंट है, तो एक आध कविता और हम सुनना चाहेंगे आपसे। एक प्रेम में विरह का होना अति आवश्यक। मतलब ये शायरियों में आप प्रेम वर्ड जो है आजकल जो चला हुआ है, लव शायरीज, लव कविता, ये सब भी आप करते हैं? मूल कविता जो है उसमें रस माना जाता है, नवरस है कविता में। तो उसमें 9 रस, हाँ 9 रस है कविता में। उसमें हम श्रृंगार रस ज्यादा लिखते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? हमारे दर्शक जो मान लीजिए जिनको नहीं पता है, श्रृंगारिक कविताएं उनको कहते हैं जो अपने प्रेमी और प्रेमिका की लिखा है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कहते हैं। तो चूंकि मेरी उम्र भी शायद नौजवान है, श्रृंगार कहने की, पढ़ने की उम्र है, ऐसे
बहुत सारे हमारे कवि मित्र हैं जो बहुत छोटी छोटी उम्र से बहुत वीर रस की एक से एक रचनाएं लिखते हैं, पर होता है कि अपने हृदय से जो चूंकि गोपाल दास नीरज एक समय में कहते थे, उनका एक रचना है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो इसमें जो प्रथम लाइन है आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप, तो आत्मा जो आपका सौंदर्य वर्णन कर रही है उसको जो आप शब्दों में लिखते हैं वही काव्य है। तो जब आप प्रेम में रहिएगा तो जाहिर सी बात है आप श्रृंगार रस लिखिएगा। बहुत खूब आपने कहा कि जब आप प्रेम में रहेगा तो श्रृंगार रस ही लिखिएगा। एक आध लाइन जो अगर आप कह दें हमारे जो प्रेम के रिलेटेड आपने जो लिखते हैं आप वो जरा सुना सकते हैं दर्शक को। बिल्कुल, यह विशुद्ध प्रेम पे लिखी गई है और आप लोग भी सुनकर अपनी प्रेमिका को भी जरूर सुना सकते हैं। खैर मैं सुनाता हूँ कि वो मस्ती भरा दिन वो प्यार भरी रातें, वो मस्ती भरा दिन वो प्यार भरी रातें, जब हुआ करती थी कभी इश्क की फरियादें। वो मस्ती भरा दिन वो प्यार भरी रातें, जब हुआ करती थी कभी इश्क की फरियादें। आज वो सब न जाने कहाँ खो गया है, आज वो सब न जाने कहाँ खो गया है, तेरे जाने के बाद ये शख्स अकेला हो गया है, तेरे जाने के बाद ये शख्स अकेला हो गया है। लौट आओ, लौट आओ, अब बहुत करवा लिया इंतजार, कई साल बीत गए अब तो होने दो आंखें चार, कई साल बीत गए अब तो होने दो आंखें चार, तेरे जुल्फों की छांव में अब खोना चाहता हूं, तेरे जुल्फों की छांव में अब खोना चाहता हूं, हाँ मैं तेरे ख्वाब में अब रोना चाहता हूं। ये जिस्म की जरूरत नहीं, ये जिस्म की जरूरत नहीं, मेरे रूह की आवाज है, तड़पता है दिल मेरा मिलन की बढ़ती प्यास है, तड़पता है दिल मेरा मिलन की बढ़ती प्यास है। मेरी लेखनी में ताकत होती, लेखनी कहते हैं कलम को, मेरी लेखनी में ताकत होती तो ये शब्द तुम तक पहुंच पाते, मेरी तरह ये भी कमजोर है जज्बात अपने छुपा। वाह 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 वाह, आप किसी को लगता है बुला रहे थे मतलब इस कविता के माध्यम से। और जितांशु जी आप मतलब आपका जो नाम है और लास्ट में जो अंजन क्या बोला? अंजन। अंजन, तो अंजन आप जितांशु अंजन जी आप जो ये कविताएं लिखते हैं बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है। और किसी प्रेमिका के लिए क्या मतलब आप भी लव लाइफ में जुड़े थे क्या इसमें? सभी जुड़ते हैं, सभी जुड़ते हैं। ये पर्सनल, इसे पर्सनल रखा जाए, वो पर्सनल की बात नहीं है, बस यही है कि श्रृंगार रस का कवि है तो जरूरी नहीं कि वह प्रेम करता ही हो, लेकिन आजकल जैसे कि देशभक्ति और सब भी लिखते हैं तो उस टाइप की भी आप कविताएं लिखते हैं? जी मैंने लिखा है, ये वीर रस नहीं कह सकते इसको, परदेश के लिए ही। चार लाइन ये है कि बिक रहा है गगन, बिक चुका ये बदन, सब कुछ बिक रहा है, व्यापार हर जगह है। बिक रहा है गगन, बिक चुका ये बदन, बिक रहा राष्ट्र अब हो रहा है पतन। बिक रहा है गगन, बिक चुका ये बदन, बिक रहा राष्ट्र अब हो रहा है पतन। सिरमौर हम बने ऐसा अब हो जतन, सिरमौर हम बने ऐसा अब हो जतन। ये तुम्हारा वतन ये हमारा वतन, ये तुम्हारा वतन ये हमारा वतन। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि बहुत सारे अभी जो कवि मैंने देखा है शो पे आए हैं और बहुत कम लोगों ने मतलब इस तरह से गा के समझाया, मतलब गा के। ये गाना मतलब कविता का असली मूल उद्देश्य होता है कि मतलब ये ऐसे भी कह सकते हैं? कविता देखिए, कविता था कि श्रृंगार रस में कविता की ये बस 4 लाइनें थी, इसको मुक्तक भी नहीं कहा जा सकता है, बस 4 लाइनें थी जो मैंने आपको सुना दी। देखिए कविता में, हिंदी कविता में छंद, मात्रा, इन सब का बहुत महत्व होता है। आज की रचनाओं में धीरे धीरे ऐसा खत्म होते जा रहा है, तो ये कविता के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। गाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप, लेकिन गाने से क्या होता है कि उसका कला और बोलने का तरीका आ जाता है। गाने से क्या होता है ना कि आपकी आवाज सीधे सीधे उन तक डायरेक्टली पहुंच जाती है बिना कुछ समझाए। और ऐसे 2 चीजें हैं, एक तरन्नुम और एक तहत है। तरन्नुम में जो भी लिखा जाता है वो गाया जाता है, और जो तहत का शेर है वह या फिर तहत की जो रचना होती है उसको सिर्फ पढ़ा जाता है।
हमारे बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो बहुत पॉपुलर हुए, बहुत प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन वो तरन्नुम में नहीं लिखते थे, यानी गाकर नहीं पढ़ते थे, जैसे राहत इंदौरी, मुनव्वर राना साहब और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कविताएं आप आज तक प्रचलित हैं, लेकिन उन्होंने कभी गाया नहीं। ये एक अंदर से निकलने वाली आपकी क्वालिटी है। अगर आप में गुण है कि आप तरन्नुम में लिख सकते हैं, तरन्नुम में पढ़ सकते हैं, तो बेशक लिखिए, नहीं तो आप तहत में ही लिखिए, लोग तब भी सुनेंगे। अच्छा, तो आपने ये तरन्नुम कही, बहुत सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उनको तो मुझे लगता है कि आपसे काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया श्रृंगार रस। क्योंकि बहुत सारे कवि आते हैं तो इसकी ये चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो मैंने आपके शो को मैं केवी स्टूडियो को बराबर यूट्यूब पे देखते हैं, कई बार देखा है, मैंने 3-4 कवियों को सुना भी है। चूंकि है क्या कि ओपन माइक का जमाना आ गया है। ओपन माइक का जमाना, तो ओपन माइक में क्या होता है कि हर किसी को मंच मिलता है। तो मंच मिलने के बाद चूंकि हम लिखते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या लिखते हैं। मेरे लिए मेरा लिखा हुआ सब सही है, हमने अपनी भावनाएं लिखी हैं, मेरे लिए मेरा लिखा सब सही है, दर्शक फैसला करते हैं। ओपन माइक्स में ना उस तरह के दर्शक होते भी हैं या नहीं, मैंने तो कभी ओपन माइक की नहीं आज तक, जरूरत नहीं पड़ा। तो ओपन माइक के कारण यह सब समस्याएं हैं, लोग कुछ भी लिखते हैं। मेरे विचार में पहले आपको पढ़ना चाहिए। मैंने मनोज मुंतशिर, कुमार विश्वास सभी को सुना है, सभी यही कहते हैं कि जब आप 2000 लाइनें पढ़ते हैं, जब आप 2000 पंक्तियां पढ़ते हैं, तब आप 2 पंक्ति लिखने लायक होते हैं। तो पढ़ना ज्यादा जरूरी है बशर्ते लिखने के। लोग फास्ट लाइफ है, लोग बहुत जल्दी प्रसिद्धि चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा लिखते हैं। मेरे कई सारे कवि मित्र हैं जिन्होंने एक महीने में 4-4 किताबें लिख डाली है। और मैं कायदे से बताऊं तो मैंने पिछले 4 महीने से दिनकर जी के अलावा मैंने कोई रचना नहीं। दिनकर जी के अलावा, दिनकर जी पे मैंने 10 लाइन की कविता लिखी थी बस। उसके अलावा सितंबर में 23 सितंबर को दिनकर जयंती है, उसके बाद से देख लीजिए अक्टूबर पूरा बीता, नवंबर पूरा बीता, दिसंबर। दिनकर भी आपके प्रेरणादायक है। दिनकर के बिना कोई भी हिंदी का विद्यार्थी अगर कल्पना कर रहा है तो वो हिंदी का विद्यार्थी नहीं हो सकता। दिनकर हमारे राष्ट्र कवि थे। अगर आखिर में हम चाहेंगे कि धमाकेदार आपकी कविता अगर हमको मिल जाए, एक कविता जाते जाते आपसे अगर हम सुनना चाहेंगे, आपके मन में जो हो कविता। देखिए, एक तो शेर जो कि शायरी मैंने एक बिगड़ी पढ़ी है वो पढ़ूंगा, लेकिन पहले एक देखिए, प्रेम में विरह का होना आवश्यक है। अगर आपके प्रेम में कभी भी जुदाई नहीं हो रही है तो आप उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। आखिर में प्रेम पे आप कहना चाहेंगे? तो अभी मैं एक विरह पे पहले सुना देते हैं कि किस प्रकार से विरह होता है, उसके बाद हम आगे। यह भी तरन्नुम में है, थोड़ा सा गीत टाइप में है, तो सुनते हैं। ये मेरा सफर अब कहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया, तेरा साथ अब तो जहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया, तेरे किए हर सितम की कसम, तेरे किए हर सितम की कसम, अधूरे रहे बातों की कसम, जहाँ में अब मैं जहाँ भी रहूं, सारे गमों को मैं सहता रहूं, अब तुम मिलो चाहे फन की तरह, साजिशों में मैं तो नरक हो गया, ये तेरा सफर अब कहर हो गया, तेरा साथ अब तो जहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया। और दूसरा अंतिम बंद है कि कर तो दिया है तुमको आजाद, अब थक गया मैं, मुझे आज्ञा दो अब, मेरे पास जो था सब दे दिया, तन मन धन सब समर्पण किया, तुम तो नई सुबह की पहली किरण, मैं ढल रही शाम का अंतिम चरण, निराशा में रात का प्रहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया, तेरा साथ अब तो जहर हो गया, ये मेरा सफर अब कहर हो गया। बहुत खूब आपने गीत के तरह सुहाना सफर और ये मौसम कहीं
कभी बदल, ये पुराने धुन के की जो बात है इन्होंने अपनी कविता में कहा, तो ये बहुत ही अच्छा गाते हैं। और मुझे लगता है कि आपने अभी तक में जो हमारे जिस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कवि आए हैं, मुझे लगता है कि अभी तक में हमारे स्टेज पे ऐसे कवि नहीं आए होंगे, या हो सकता है आए होंगे, हमारे दरबार में है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मैंने अपने इस फंक्शंस में करवाए हैं अभी तक, मुझे लगता है कि आपने बहुत अलग ढंग से मतलब कविताएं पढ़ी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपको जो देख रहे होंगे वो बहुत आपकी कविता सुन के प्रभावित होंगे। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमारे भी जितांशु अंजन जी हैं और ये काफ़ी अच्छा बोलते हैं, और उनकी कविताएं अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। तो आखिर में मैं जाने से पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप हमारे केवी स्टूडियो के माध्यम से उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको यहाँ आके कैसा लगा? देखिए, केवी स्टूडियो का प्लेटफॉर्म बेगूसराय में पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो हम जैसे छोटे कवियों को या और भी किसी भी विधा में आप हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डॉक्टर रोशन सर के द्वारा। सर हमको बहुत बार कहे, इतनी बार कहे कि मतलब हम कह भी नहीं सकते हैं, बहुत बार हमको आमंत्रण मिला कि आप आए, लेकिन नहीं आ पाए। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, केवी स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप आए केवी स्टूडियो में, इनके फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह के वीडियोस को देखें, समझें और जरूर आए एक बार केवी स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितांशु अंजन जी कि आपने यहाँ पे हमें समय दिया, और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपका जो कविता है बेशक सुनेंगे, और सारा जो दर्शक है इसे जरूर कमेंट करेंगे कैसा लगा। तो ये थे जितांशु अंजन जी, जो आपके बरौनी के रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा और अच्छा जो कविता बोली, जो श्रृंगार रस है, जो इन्होंने बताया कि कैसे कैसे कविताएं बोली जाती है और कैसे शायरी की जाती है। तो अगर आप में भी हो कोई टैलेंट, तो हमारा जो केवी स्टूडियो है, डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो प्लेटफॉर्म है, जो हम आप जैसे अनछुपे लोगों को जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो आप हमारे माध्यम से इस चैनल पे जुड़ सकते हैं और आपको हम स्टेज देने का मौका दें। इसी के साथ मैं कुमार सानू आप सभी दर्शक से लेता अलविदा, और मिलूंगा अगले शख्सियत से जो कि होंगे बेगूसराय के रहने वाले। नमस्कार।